हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन के साथ हम वापस आ गए हैं और आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अजय राठौड़, सॉरी अजय द राठौड़, और काफ़ी अच्छा उन्होंने आंसर किया है। सो हाँ, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप एक दूसरे के एटलीस्ट आंसर्स देखा कीजिए एंड ट्राई टू आंसर योरसेल्फ ऑल्सो। ठीक है, आपसे भी बन जाएगा और थोड़ा सर्च करोगे अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद भी रहेगी। ओके, तो हमेशा ट्राई तो करा ही करो। अब शुरू करते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस के साथ। तो पहले सबसे पहले एक्सप्लेन सेक्शन में देखते हैं लॉ ऑन अबॉर्शन और ये अनमैरिड वुमेन के लिए क्या मायने रखता है। तो एक्चुअली में क्या है कि एक 25 ईयर ओल्ड अनमैरिड वुमेन थी, तो उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट गई हैं वो, और एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अबॉर्शन की प्ली को डिक्लाइन कर दिया था। तो उन्होंने रूल 3B जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स का, उसको चैलेंज किया है। ओके, सो रिमेंबर कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स जो हैं वो 2003 के हैं। तो इसमें क्या है कि रूल 3B जो है वो केवल कुछ कैटेगरीज ऑफ विमेन को अलाउ करता है, टर्मिनेशन सीक कर सकते हैं बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स। ओके, तो अभी इनको क्या था, 23 हफ्ते और 5 दिन हुए थे। तो अभी फिर भी लेकिन मतलब अनमैरिड को फिर भी मना कर दिया है। तो अभी क्या लॉ है थोड़ा उसको अच्छे से समझते हैं। तो इंडियन पीनल कोड जो 1860 का, उसमें सेक्शन 312 क्रिमिनलाइज करता है अगर वॉलंटरीली आप मिसकैरेज कॉज करते हो और वो भले मतलब वुमन की कंसेंट से हो, एक्सेप्ट जब उसकी लाइफ बचाने के लिए किया गया हो। ओके, तो अगर मिसकैरेज वॉलंटरली किया जाता है, यानी नेचुरली वो नहीं होता है मिसकैरेज, तो वो चीज़ क्रिमिनलाइज की जाती है 312 में। और इसका मतलब ये है कि वुमन या फिर कोई भी मतलब और इंक्लूडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है एक अबॉर्शन के लिए अगर वो वॉलंटरली किया गया है। अब 1971 में आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने लिबरलाइज करने की, ऐसा मतलब कहा जाता है कि इट वाज टू लिबरलाइज एक्सेस टू अबॉर्शन। और क्योंकि क्या था कि जब विमेन थी, अब वो अनसेफ अबॉर्शन करी थी। अगर सामने से अगर बाहर आके डॉक्टर से क्लिनिक में जाके अगर अबॉर्शन वॉलंटरीली करवाएं तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में काउंट होगा, है ना। तो फिर वो क्या करी थी कि वो खुद से अनसेफ और डेंजरस मेथड्स का यूज़ करके टर्मिनेशन कर रही थी अपने प्रेगनेंसी का। इससे रिलेटेड एक टर्म जो है वो सर ने आपको पढ़ाया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो अनसेफ मेथड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए एक बहुत अच्छा टर्म पढ़ाया था सर ने आपको। आई थिंक इट वाज एन एग्जाम्स मेड सिंपल शॉर्ट्स ओनली। तो अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये जो MTP एक्ट है, तो इट अलाउड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इन 2 स्टेजेस। अब 2 स्टेजेस में अलाउ किया था कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और याद रखना, ये एक तरीके से लिबरल एक्सेस देने के लिए था, बट इट वाज नॉट वेरी लिबरल। ठीक है, तो अगर आपका वैसे क्या था कि टर्मिनेशन 12 वीक्स तक के लिए अगर हो, कंसेप्शन से लेके 12 हफ्ते तक, तो एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता है। और यदि 12 से 20 हफ्ते हो चुके हों प्रेगनेंसीज में तो 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए होता है। ओके, और उनको फिर डिटरमिन करना पड़ेगा कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूड रहेगी तो क्या उससे प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ पे कोई रिस्क रहेगा, या फिर उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कोई ग्रेव इंजुरी रहेगी, या फिर अगर जो बच्चा पैदा होता है उसको कोई सब्सटैंशियल रिस्क रहेगा, या फिर वो कोई ऐसी फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी से सफ़र करेगा जिसको एक सीरियसली हैंडीकैप की तरह माना जाए। ठीक है, तो 1971 एक्ट में एक तो मतलब एक्सेस टू अबॉर्शन दिया था, और उसके बाद में लिबरल कैसे और क्या किया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 12 हफ्तों तक और 12 से 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी को। ठीक है, अब 2021 में पार्लियामेंट ने इस लॉ को अमेंड किया और फिर ये कहा कि जो 20 हफ्तों तक की प्रेगनेंसीज हैं उस पूरा 20 वीक्स तक एक ही डॉक्टर का ओपिनियन आप ले सकते हो, और 20 से 24 हफ्ते यदि हो के बीच में है प्रेगनेंसी तो फिर 2 डॉक्टर्स का ओपिनियन चाहिए। ओके, तो अब इसमें एक और चीज़ है कि जो सेकंड कैटेगरी 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी, तो
इसमें रूल्स प्रॉपर दिए गए हैं, 7 कैटेगरीज बताई गई हैं जिसमें टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो पहला इसका कैटेगरी है कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट या रेप या इंसेस्ट का सर्वाइवर है, उसकी प्रेगनेंसी है, कोई माइनर है जिसकी प्रेगनेंसी यानी लेस देन 18 ईयर्स की है, कोई लड़की उसकी प्रेगनेंसी है। फिर यदि ये देखो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाए ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, यानी कि मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाए, मतलब ऑलरेडी मैरिड है उससे फिर विडोहुड आ जाए या फिर डाइवोर्स हो जाए, उस केस में भी वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके बाद में फिर विमेन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं अगर, ठीक है, तो इसमें कुछ डिसेबिलिटीज बताई भी गई हैं जो कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में है, ठीक है। तो ऐसे केस में भी वो टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। इसके अलावा अगर कोई मेंटली इल वुमन है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन भी इंक्लूडेड है, तो ऐसी वुमन का भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और यदि फीटस जो है उसका मैलफॉर्मेशन हो रहा है, पता चल जाता है ना वो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स वगैरह में कि अगर फीटस सही फॉर्म नहीं हो रहा है और उसको सब्सटैंशियल रिस्क है कि वो अपनी लाइफ में सर्वाइव शायद ना कर पाए या फिर उसको कोई मेजर फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो, तो उस केस में भी टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके अलावा विमेन कोई अगर ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स या डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशंस में हो और वो प्रेग्नेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट है, तो यही चैलेंज किया गया है कि लॉ में ये तो रिकॉग्नाइज किया गया है कि चेंज इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द रिलेशनशिप, तो वो किसके लिए, मैरिटल वुमन वाले चीज के लिए है। डाइवोर्स और विडोहुड में अगर वो चेंज हो जाता है तो अनमैरिड विमेन को इसमें अकाउंट नहीं किया गया है, विच इज द गैप इन द लॉ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये जो है लेडी वो लेके गई हैं। ओके, तो ये गैप क्यों है, मतलब अनमैरिड विमेन के लिए ही ऐसा क्यों है कि इस गैप है, तो उन्होंने एक्चुअली जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट था 1971 का, उसका जो अमेंडमेंट 2021 में हुआ उसमें मोरल जो व्यू था वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक 2021 की रिपोर्ट आई है, लीगल बैरियर्स टू एक्सेसिंग सेफ अबॉर्शन सर्विसेज इन इंडिया। ओके, तो उसने कहा है कि जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुई थी इस एक्ट के ऊपर, तो वहाँ पे लेजिस्लेटर्स ने कहा था कि लिबरल अबॉर्शन लॉ के बारे में एक कंसर्न है कि उससे सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी बढ़ेगी विमेन में, यानी कि मतलब अनमैरिड विमेन हैविंग मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर्स, उस चीज को, उस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने मिनिस्टर्स के द्वारा पार्लियामेंट में ये इंश्योर किया था कि बाय फार द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विमेन हु सीक अबॉर्शन आर मैरिड। इसीलिए इस एक्ट में मैरिटल स्टेटस चेंज होने की बात है और अनमैरिड को काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्लॉज आपको अब याद रखना है। तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जो है 1971 एक्ट में, उसमें कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द मदर्स आर मैरिड विमेन, और ये मतलब एक मोरलिस्टिक आपने जो व्यू लिया है वही अब 2021 में भी इसको कंटिन्यू किया गया था। एंड आर अंडर नो पर्टिकुलर नेसेसिटी टू कंसील देयर प्रेगनेंसी, तो जाहिर सी बात है पर जो मैरिड विमेन होती हैं वो तो इतना कंसील नहीं करेंगी प्रेगनेंसी को, तो इसलिए पूरा जो लॉ है वो भी इसलिए उनके ऊपर फोकस्ड है। दूसरा व्यू ये है कि जो MTP एक्ट है, इट इज़ नॉट अ लेजिस्लेशन फोकस्ड ऑन विमेन और देयर प्रोडक्टिव राइट्स, रेदर ये लॉ जो है मतलब ये विमेन और उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में है ही नहीं। ये कुल मिला के रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन सी लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग अबॉर्शंस। तो बेसिकली ये उनको रोकने के लिए है कि मतलब आपको 20 से 24 हफ्ते या 20 हफ्ते तक का क्या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को दिया गया है, बस वो रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसमें राइट्स की बात कहीं पे नहीं है। ओके, तो ये एक सॉर्ट ऑफ व्यू है। तो अब यहाँ पे कहा है कि अबॉर्शन जो है एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसीजर है जहाँ पे द लॉ ट्रांसफर्स द डिसीजन मेकिंग पावर फ्रॉम द प्रेग्नेंट वुमन। तो यहाँ पे कायदे से अगर अधिकार था, अगर राइट था वुमन का था, तो वो चीज़ को ये एक तरीके से ट्रांसफर कर देता है, वुमन से हटा के RMP यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये पावर ट्रांसफर कर देता है टू डिटरमाइन कि ये अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको प्लीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा। फाइन।
अब यहाँ पे आते हैं, आज का वर्ड आया है अन्यूरिज्म। तो जो एक्टर एमिलिया क्लार्क है उन्होंने कहा है कि वो अन्यूरिज्म से सफ़र कर रही हैं। तो उस एक्ट्रेस के बारे में आप भले ना जाने, हम इस कंडीशन के बारे में थोड़ा देख लेंगे। अन्यूरिज्म क्या होता है? ये आर्टरीज या वेन्स की स्वेलिंग होती है जो किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकती है। इट इज़ द स्वेलिंग ऑफ, देखो इस तरीके की कंडीशंस भी जो है ना ज़्यादा न्यूज़ में होती है ना, वो फिर पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी बीच में अमाइलोडायसिस था, है ना, तो वो भी पूछा गया था एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। तो ये अन्यूरिज्म याद रखना कि आर्टरीज और वेन्स किसी भी बॉडी पार्ट में अगर स्वेलिंग हो जाए, और वो होता क्यों है? क्योंकि जो वॉल्स होती हैं वो वीकन हो जाती हैं। और ये ज़्यादातर वैसे कौन से ऑर्गन्स में होता है? एओर्टा में होता है, बैक ऑफ द नीज, ब्रेन या इंटेस्टाइन्स में होता है। और यदि ये अन्यूरिज्म जो स्वेलिंग है अगर वो रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग और स्ट्रोक भी हो सकता है। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन लोकेशन सीरियसली अफेक्ट होने के लिए वैसे हैं ब्रेन और हार्ट की ब्लड वेसल्स। और स्वेलिंग दो तरीके की हो सकती है, या तो जो पूरी की पूरी ब्लड वेसल है, कंप्लीट ब्लड वेसल गेट स्वॉलन, या फिर एक पर्टिकुलर साइड से जो है वो स्वेलिंग आ जाए। ठीक है ना। तो पहला तो क्या हो गया कि एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, ये पूरी की पूरी ऐसे फूल गई। ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि एक तरफ से वो स्वेलिंग आ जाए, एक तरफ से बल्ज आ जाए। ओके, तो ये दो तरीके की हो सकती है। और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं अन्यूरिज्म के वो क्या क्या होते हैं? तो स्मोकिंग, एज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टिश्यू डिसऑर्डर्स, और प्रेगनेंसी से भी है ना स्प्लीन के अन्यूरिज्म का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। तो उसकी स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस क्या होता है? तो जनरली ये जो होती है ना ये अनडिटेक्टेड रहती है, और स्क्रीनिंग ज़रूरी होती है अगर मतलब ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो विमेन जो है उनको कम रिस्क होता है वैसे एन्यूरिज्म होने का, और लेकिन मेन के लिए ज़रूरी है कि 55 ईयर्स या उसके ऊपर में अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग करवाएं ताकि देखने के लिए कि एन्यूरिज्म तो नहीं है। और ख़ासकर अगर वो रेगुलर स्मोकर्स हैं तो। और MRI स्कैन जो होते हैं वो एन्यूरिज्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं अगर उसके सिम्टम्स प्रेजेंट हैं और वो अभी रप्चर नहीं हुई है। लेकिन अगर रप्चर हो जाती है तो उस केस में ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, तो उस केस में फिर CT स्कैन्स को प्रेफर किया जाता है। और एक्सट्रीम केसेस में फिर एंजियोग्राम भी होता है अगर सिवियर रप्चर हो गया है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ब्रेन में, ताकि ये देख सके कि एग्जैक्ट एरिया कौन सा है जहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो एक डिवाइस होता है फ्लो डाइवर्जन स्टेंट। याद रखना ये एन्यूरिज्म के लिए होता है फ्लो डाइवर्जन स्टेंट। तो ये इनिशियल स्टेजेस में ही अगर वो रप्चर नहीं हुई है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये जो स्टेंट होती है ये सिलिंड्रिकल मेटालिक मैश स्टेंट होती है जिसको पेरेंट ब्लड वेसल की सैक में रख दिया जाता है ताकि ब्लड फ्लो को, जहाँ पे स्वेलिंग वाली जगह है वहाँ से ब्लड फ्लो को डाइवर्ट किया जाए, इसलिए इसका नाम ये फ्लो डाइवर्जन स्टेंट। ठीक है। और ये डाइवर्जन क्यों किया जाता है? ताकि वहाँ पे रप्चर ना हो। ठीक है। और जो फ्लो डाइवर्जन है उससे बहुत बड़ा या फिर जाइंट वाइड नेक ब्रेन एन्यूरिज्म्स को भी ट्रीट किया जा सकता है। तो अब देखो क्या है ना कि ज़्यादातर केसेस कंजेनिटल होते हैं। ओके, तो अगर जेनेटिक वाली चीज़ हो जाएगी तो हमेशा एन्यूरिज्म को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस किए जाएं तो उसका रिस्क कम हो सकता है। जैसे स्मोकिंग की वजह से होता है, स्मोकिंग छोड़ देने का, और हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट रखो और हेल्दी बॉडी वेट रखो और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट को अवॉइड करो। ठीक है। तो सारी मतलब डिजीज़ेस के लिए वैसे भी यही सब चीज़ें जिम्मेदार होती है, तो उसको अपना मेंटेन करके रखो। फाइन। अब यहाँ पे आते हैं फार्म लॉ के ऊपर। तो कल हमने वैसे एक डिस्कशन किया था कमेटी के ऊपर कि कौन है कौन नहीं है। आज लेकिन ये बहुत प्यारा इसमें बताया हुआ है, MSP के बारे में भी बताया है, क्या डिमांड थी और उसकी जगह पे क्या दिया जा रहा है, कमेटी क्या करेगी, तो ये भी डिस्कस किया गया है। और क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और क्या करने का कह रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है, तो आप इससे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो कमेटी नोटिफाई करी है उसका टारगेट है ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट करना। ज़ीरो बजट बेस्ड फार्मिंग क्या होती है? वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती है जिसमें अलग से बाहरी कोई इनपुट जैसे मैन्योर, फर्टिलाइज़र वगैरह ना डाला जाए।
तो पहली चीज़ इनकी ये है। दूसरा है कि क्रॉप पैटर्न को चेंज करना एज पर द नीड्स ऑफ द कंट्री। तीसरा है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना। तो इसके लिए 26 मेंबर्स हैं और इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और 3 प्लेसेस जो थी वो संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि आपको कल भी बताया था कि अम्ब्रेला बॉडी थी जिसने फार्मर्स एजिटेशन 1 साल तक कैरी ऑन किया था, उनके लिए थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 3 सीट्स थी, लेकिन एसकेएम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी कमेटी तो देखो बन गई है और इसको बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, अनाउंस किया था पीएम ने। और कब किया था? नवंबर 19, 2021 को किया था, जब फार्म लॉस को विड्रॉ करने की भी बात कही थी। उसके पहले 26 नवंबर 2020 से शायद इन्होंने दिल्ली में है ना मूवमेंट शुरू करी थी, दिल्ली के आसपास की बॉर्डर्स में, और लगभग 1 साल बाद यहाँ पे पीएम ने अनाउंसमेंट कर दी थी। ओके, तो अब जो फार्म यूनियंस हैं जिनको एसकेएम लीड कर रहा था, उन्होंने कहा था कि भाई हमको लीगल गारंटी चाहिए। एक तो उन्होंने विड्रॉल तो मांगा था 3 फार्म लॉस का, है ना, उसके अलावा मांगा था कि हमको लीगल गारंटी चाहिए एमएसपी पे बेस्ड ऑन स्वामीनाथन कमीशंस C2+50% फॉर्मूला। ठीक है, तो C2+50% फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। और 3 फार्म लॉस जो विड्रॉ करने की बात कही थी, तो ये फार्म लॉस के नाम भी याद रखना। एक तो आया था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, दूसरा आया था फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 2020। ओके, तो अब क्या कमिटी लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी जो फार्मर्स ने मांगी थी उसके ऊपर डेलिबरेट करेगी। तो ऐसा है कि इसमें ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है लीगल गारंटी के लिए, लेकिन ये कहा है कि एमएसपी को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो अनाउंसमेंट भी जो थी वो अभी वो यही थी कि कमेटी बनाई जाएगी ज़ीरो बजट फार्मिंग के लिए, चेंजिंग क्रॉप पैटर्न के लिए और एमएसपी को इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसको कमेटी को टास्क क्या दिए गए थे? तो यही टास्क थे कि एमएसपी देखना है, नेचुरल फार्मिंग देखनी है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन देखना है। तो एमएसपी का इनका एजेंडा क्या था या है अभी? पहली बात तो इनको जो एमएसपी है तो वो मतलब फार्मर्स को कैसे अवेलेबल कराते हुए और उसको इफ़ेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, पहली बात तो इनको ये बताना है। दूसरा इनको बताना है कि अगर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये फुल फॉर्म नोट कर लो, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, अगर इसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी जाए या फिर इसको और ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जाए तो उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी है, इसके ऊपर सजेशंस देने के लिए कहा है। तीसरा कहा है कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले और उनको डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ दोनों का फ़ायदा मिले। ठीक है, तो और इनको इसके अलावा ये भी कहा है, अब नेचुरल फार्म, ये तो एमएसपी की बात हो गई, अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो इनको कहा है कि आपको मतलब सजेशंस देने की वैल्यू चेन डेवलपमेंट कैसे हो और रिसर्च को कैसे बढ़ाया जाए आगे फ्यूचर नीड्स के लिए। ठीक है, आप ये पूरा भले ना रीड करो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो सुनते जाओ और सुन के है ना अपने पॉइंट्स जॉट डाउन करते जाओ। ठीक है, उससे आपको याद रहेगा और आपको क्रक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इंडियन नेशनल फार्मिंग सिस्टम जो है उसके अंडर एरिया को कैसे बढ़ाया जाए थ्रू पब्लिसिटी और फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट उसमें कैसे इंश्योर किया जाए, यानी नेचुरल फार्मिंग में। ओके, इसके अलावा और क्या स्ट्रेटजीज़ की मांग की है कि आप ये भी सजेस्ट करो कि R&D इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको नॉलेज सेंटर्स की तरह बनाया जाए। फिर नेचुरल फार्मिंग सिस्टम करिकुलम जो है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस किया जाए और एक फार्मर फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया जाए और मार्केटिंग सिस्टम बनाया जाए नेचुरल फार्मिंग प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स के लिए। और इसके अलावा जो चेन ऑफ लेबोरेटरीज़ है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करेंगे ऐसे प्रोडक्ट्स का, उनके इश्यूज़ के ऊपर भी डेलिब्रेट किया जाए। ठीक है, तो ये था नेचुरल फार्मिंग के ऊपर
ऊपर क्या सजेशंस मांगे हैं। अब जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसमें कहा है कि अब सबसे पहले तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में आपको क्रॉपिंग पैटर्न्स को मैप करना है। ओके, तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा था कि सर ने आपको एमटीपी में कौन सा वो बताया है अनसेफ अबॉर्शन प्रैक्टिस, उसका टर्म आपको शॉर्ट्स में कौन सा पढ़ा है, तो आप बताएं। और दूसरा अब आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इंडिया में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, तो आप मेरे को वो नंबर बताएंगे। ओके, नंबर, नॉट द नेम्स, नेम्स पूरे नहीं लिख पाओगे, तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कितने हैं वो बताइए, और लिख सकते हो तो लिख भी सकते हो। ओके, तो उसकी मैपिंग अब यहाँ पे इनको करने के लिए बोला है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स की, और उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी जो रहेगी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने की, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, और डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है उसका अरेंजमेंट किया जाए। अच्छा, मैंने इसमें आपको एक लकूना कल क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें देखो सेक्रेटरी ऑफ, अभी आगे फिर से आएगा है ना, तो सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर जो थे उनको तो इसमें चेयरमैन बना दिया है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री वाले को इंक्लूड भी नहीं किया गया है, जबकि 1/3 जो है शुरू से जीडीपी कहाँ से आता है, एनिमल रियरिंग से आता है ना, हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पे इनको यही कहा है कि एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का अरेंजमेंट किया जाए, और रेम्यूनरेटिव प्राइसेस कैसे मिले उसको इंश्योर करने के लिए सिस्टम बनाया जाए। ओके, तो इस कमेटी का टेन्योर क्या होगा, कैसे फंक्शन करेगी, तो इसमें टेन्योर नहीं लिखा हुआ है, और ये भी नहीं बताया डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, कितने मेंबर्स मीटिंग होल्ड करेंगे, पहली मीटिंग कब होगी, या फिर साल में कितनी बार मिलना रहेगा। कंपोजिशन में आपको अभी बता चुकी हूँ, इसलिए हम अभी इसका केवल फॉर्मूला देखते हैं एमएसपी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। तो सेंटर जो है एमएसपी को अभी अनाउंस करता है 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए। ओके, और वैसे एमएसपी जो है उसकी अभी लीगल गारंटी नहीं है, इसलिए तो अभी मांग कर रहे हैं ना, तो याद रखना। और इसमें जो है वो 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, और मतलब ये 22 जो मैंडेटेड क्रॉप्स हैं उसमें बता रही हूँ, 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं, और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। इसके अलावा एमएसपी के अलावा एक एफआरपी भी अनाउंस किया जाता है शुगर केन के लिए। एफआरपी क्या होता है, फेयर और रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये जो एमएसपी है और एफआरपी है इसको सीएसीपी के रिकमेंडेशंस पे अनाउंस किया जाता है। अब ये है ना, क्रॉप्स के नाम एक एक करके सारे नोट डाउन कर लो। 14 यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स हैं, तो इनको आप पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर लो, और 6 रबी क्रॉप्स हैं, और उसके अलावा ये 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, जूट एंड कोपरा। तो ये तो याद रहेगा, बाकी जो ये है ना पूरे, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब सीएसीपी जो है वो कई सारे फैक्टर्स लेता है, मतलब ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितना मतलब एमएसपी दिया जाएगा, तो उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई देखेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, मार्केट ट्रेंड कितना है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम से कम 50% का मार्जिन ऐड करना रहता है, और एमएसपी के लाइकली इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे कंज्यूमर्स पे। तो अब सीएसीपी 3 कॉस्ट कैलकुलेट करता है, A2 प्लस FL और C2, ठीक है, और अलग अलग स्टेट के लिए जो भी मैंडेटेड क्रॉप है उसके अनुसार इसको करता है। तो इसमें जो सबसे कम कॉस्ट है वो है A2 जो होती है वो एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट होती है इनकर्ड बाय अ फार्मर, यानी उसको अगर कोई क्रॉप ग्रो करना है तो उसमें उसकी जो भी पूरी उसको उसके पैसे लगे, जैसे सीड्स के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए, कुछ भी मतलब उसको ट्यूबवेल्स के लिए जो भी उसने एक्स्ट्रा किया, उसका एक्चुअल खर्चा हुआ, वो सब काय में आएगा, आपका A2 में आएगा, यानी एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। उसके बाद में होती है A2 प्लस FL इज़ फॉर फैमिली लेबर, तो यानी कि एक्चुअल जो पेड आउट कॉस्ट है प्लस फैमिली लेबर की इम्प्यूटेड वैल्यू, यानी कि एक एस्टीमेट कि मतलब क्या हो सकती है, अगर उस लेबर को अगर कहीं और लगा जाता तो उसकी क्या वैल्यू होती है, अगर वो कहीं जॉब कर रहे होते हैं क्या, तो एक एस्टीमेट निकाला जाता है कि वो इम्प्यूटेड माना जाता है। तो फैमिली लेबर की हो गई FL, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट जो होती है तीनों कॉस्ट में वो होती है C2,
जो कि फार्मर्स ने मांग की थी। C2 इज़ कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, तो इसमें आता है रेंटल वैल्यू ऑफ ओन लैंड, यानी कि जो आपका लैंड भी लगा है तो उसकी मतलब क्या इम्प्यूटेड रेंट हो सकता था, अगर मान लो वहाँ क्रॉप नहीं उगाया जाता, उसको किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ किया जाता, तो वहाँ से क्या मतलब कोई भी मतलब कॉस्ट क्या निकलती वो हो गया। या फिर आपने अपने जो एसेट्स यूज़ किए हैं, तो कैपिटल एसेट्स वगैरह लैंड के अलावा मान लो कि ट्रैक्टर या इरिगेशन की कोई फैसिलिटी हो गई, तो उसको अगर आप कहीं और लगाते तो उससे कितना मतलब इंटरेस्ट आता है ना, तो वो हो गई उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू। तो ये सब कुछ मिला के होता है C2। तो अब ये 3 कॉस्ट निकालता तो है CACP, और लेकिन जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो A2 + FL पे अनाउंस करती है, जबकि प्रोटेस्टिंग फार्मर्स क्या मांग रहे थे कि MSP दो बेस्ड ऑन C2 और उसकी लीगल गारंटी भी दो। ओके, तो ये था फार्म लॉस के बारे में। अब आते हैं यूरोप में हीट वेव आई है, तो उसके कई सारे रीजंस हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे वरिंग है। तो अभी ब्रिटेन में जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री के ऊपर चला गया था, और कई सालों में ऐसा हुआ है। और बाकी कंट्रीज़ में भी यूरोप में मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट देखने को मिल रही है। अब दिक्कत ये है कि वहाँ पे एयर कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा घरों में होती ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ठंडे देश हैं, है ना, वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है। तो अब इतनी गर्मी क्यों हो रही है, तो इसके कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स की वजह से हो रही है। तो ग्लोबल स्केल पे तो क्लाइमेट चेंज है ही, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो हर कहीं अभी एविडेंट भी है। ठीक है, और अभी है ना मतलब यूरोप में देखा गया है कंटिन्यूअसली 30 साल के पीरियड में जो टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी जो हीट वेव है यूके में और बाकी पूरे यूरोप में, तो वो एक मतलब इस ट्रेंड के अनुसार ही थी। तो इसका पहले से फोरकास्ट पता था कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा। ओके, लेकिन वही बात है कि इस तरीके से जो हाई टेम्परेचर जाते हैं तो उसमें कोई लोकल फिनोमेना भी होता है, कोई शॉर्ट टर्म वार्मिंग फिनोमेना भी होता है, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज वाला जो मतलब टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी क्या हुआ था यूरोप में जो हीट वेव का रीज़न था, ये सब देखो केस स्टडीज़ में आ सकता है, क्योंकि हीट वेव वगैरह भी आपसे कई बार मतलब कोर्स में पूछा जाता है ना। तो अभी प्रेजेंट केस में क्या है कि पूरे यूरोपियन रीजन पे लो प्रेशर सिस्टम है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लो प्रेशर है, और क्या है कि नॉर्दर्न अफ्रीका की तरफ ना हाई प्रेशर है, तो वहाँ से ये है ना हवा को अट्रैक्ट कर रहा है। हवा आपको पता है कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ट्रैवल करती है। तो नॉर्दर्न अफ्रीका से हवा आ रही है। अब नॉर्दर्न अफ्रीका के नीचे एकदम क्या है, पूरा सहारा डेजर्ट, वहाँ से बहुत गर्म हवा आ रही है ना। और इसके अलावा आर्कटिक ओशन में भी बहुत अनयूजुअल वार्मिंग हो रही है। तो हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके 4 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस में से एक जो हमको देखने को मिल रहा है वो है ओशियन वार्मिंग, है ना। तो आर्कटिक ओशियन की अनयूजुअल वार्मिंग भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करी है इसमें, यहाँ पे हीट वेव को बढ़ाने में। अब जो वही है कि स्लो मूविंग हाई प्रेशर एरिया है वो नॉर्थ अफ्रीका में है वो, तो वो बहुत गर्म हवा जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप। ओके, तो ये नॉर्थ की तरफ जो हवा आ रही है पूरा पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, यूके और बेनीलक्स कंट्रीज़, ये टर्म याद रखना, बेनीलक्स कंट्रीज़ किसको कहा जाता है, ये 3 छोटी कंट्री साथ में है, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्दर्न इटली, इन सब पे ये वार्म एयर जो है वो पूरी जा रही है। ओके, वैसे जो ये लोकल इवेंट्स होते हैं ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं और कुछ दिन में चले जाते हैं। और अब इसके आगे लेकिन क्या है कि पहले ही मतलब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, और वहाँ से अब अटलांटिक से जो मॉइस्चर एयर आ रही है, थोड़ी नमी वाली जो हवा आ रही है, तो उसकी वजह से यूके में बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स का रिस्क बढ़ सकता है, और बहुत हैवी शावर्स वहाँ पे हो सकते हैं। ओके, तो इसमें वरिंग ज़्यादा मतलब टेंशन वाली चीज़ क्या है, वो है क्लाइमेट चेंज, है ना, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर का बढ़ना। तो
जो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि इस तरीके की हीट वेव जो है अभी यूरोप में है, ये एक नया नॉर्मल बन जाएगा। यानी कि ये जल्दी है ना, अब सब ये सब नॉर्मल लगने लगेगा, इतनी तेज़ गर्मी पड़ना। ओके। और उन्होंने मतलब वहाँ के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है कि हमने इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में अब भेज दी है कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये कई मतलब डिकेड्स तक कंटिन्यू करेगा, और हम अपने एमिशंस को ग्लोबली कंट्रोल तो कर नहीं पाए हैं और ऊपर से उसमें वॉर्स में लग गए हैं, है ना। तो हीट वेव्स जो हैं ये और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जाएंगे। अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, ये एक अथॉरिटेटिव एनालिसिस निकालता है ऑफ क्लाइमेट चेंज साइंस। तो इन्होंने रिपीटेडली ये वार्निंग दी है कि जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, जैसे रेनफॉल, हीट वेव्स, ड्राउट, फ्लडिंग, ये सब बढ़ती जा रही है। तो इनकी जो रिसेंट रिपोर्ट भी आई थी उसने सजेस्ट किया था कि एक डिकेड के अंदर अंदर यानी 10 साल के अंदर अंदर जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, तो मतलब हार्डली अ मैटर ऑफ अ डिकेड। ओके। अब एडिटोरियल पेज पे आते हैं, जेंडर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे एक्चुअली में दो इन्होंने मीडिया स्टोरीज उठाई हैं और जेंडर रिलेशंस के ऊपर एक्चुअली में ये है। तो एक तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है प्रॉपर बिहेवियर बाय विमेन, इसके बारे में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि जो सिंबल ऑफ मैरिज होता है मंगलसूत्र, और उसके ऊपर मतलब एक तो उनकी ऑब्जर्वेशन रही है और दूसरा एक सर्वे हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड कर्नाटका में। तो उसमें जो जेंडर की तरफ एटीट्यूड होता है उसको समझने की कोशिश की गई थी। ओके। तो एक्चुअली में क्या था ना कि कर्नाटका में एक पोजीशन पेपर बनाया जा रहा था कि कैसे मतलब जेंडर एजुकेशन को लेकर आना है नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो उसके पहले एक सर्वे करना था, ओके, जेंडर एजुकेशन के बारे में। तो उसमें मतलब कुछ बहुत हैरानी वाली चीज़ें सामने आई हैं, तो उसके ऊपर कुछ टिप्पणी की है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक एस्ट्रेंज्ड कपल जो था उसके ऊपर कहा है कि मतलब जो रिमूवल होता है मंगलसूत्र का बाय द वुमन फ्रॉम हर बॉडी अमाउंटेड टू मेंटल क्रूअल्टी टुवर्ड्स हर हस्बैंड। ओके। तो अगर मंगलसूत्र कोई वुमन हटा देती है अपनी बॉडी से, देखो इस एडिटोरियल में ना, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्रोग्रेसिव थॉट है, तो हर चीज़ का है ना अपने को बैलेंस बना के चलना है। ओके। वी डोंट हैव टू कमेंट एंड मेक रिमार्क्स ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हम उसमें से अपने काम की चीज़ लेंगे। ठीक है। कोई चीज़ आपको मतलब वही है कि प्रोग्रेसिव लग रही है, आप उसको अपने पास में नोट डाउन कर लो उसके साथ में, लेकिन वी शुड ऑल्सो बैलेंस इट विद द ट्रेडिशनल वैल्यूज़। ओके। तो ये कैसे होगा मैं आपको एंड में फिर से इसके ऊपर बताऊंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मंगलसूत्र अगर हटा दे वुमन अपनी बॉडी से, तो वो अपने हस्बैंड की तरफ एक मेंटल क्रूअल्टी कर रही है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि मंगलसूत्र जो है वो केवल तभी हटाया जाता है जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। अब दूसरा जो सर्वे मैंने आपको बताया जो टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का हुआ है कर्नाटका में, तो उसमें एक चीज़ तो ये निकल के आई है, एक बिलीफ जो है वो ये है कि चाइल्ड केयर जो है वो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मतलब औरतों की जिम्मेदारी है। और दूसरा ये कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ में इसलिए रहना सीख जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी फैमिली की अच्छाई के लिए, उनकी भलाई के लिए होता है। ठीक है। तो ये जो मतलब रिस्पॉन्सेज हैं ये बताते हैं कि व्हाट हैपन्स वाली बात नहीं है कि बट व्हाट शुड हैपन वाली बात है। तो खैर ये छोड़ो। तो अब जो ये मतलब इसमें इमीडिएट रैशनल था हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का, यानी कि हस्बैंड जो है उसको ही शुड ऑट टू बी एबल टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स। तो इसमें देर आर वाइडर इश्यूज जो कि इंस्टीट्यूशनली एम्बेडेड एटीट्यूड। अब ये मेन चीज़ है कि इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशन यहाँ किसको कह रहे हैं, कोर्ट के लिए कह रहे हैं कि जो मतलब कोई बड़े इंस्टीट्यूशन जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है उसका जो एटीट्यूड है जेंडर रिलेशनशिप्स और जेंडर रोल्स के ऊपर, वो चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें इश्यूज़ है। इसमें नहीं है कि मतलब वहाँ पे क्या कहा गया
मेन चीज़ ये है कि कोई इंस्टीट्यूशन जैसे कोर्ट हो गया, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो उसका अगर ऐसे व्यूज़ हैं तो वो क्या मायने रखेगा। ओके, तो अब यहाँ पे कहा है कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि मतलब कोई जो जेंट्स होते हैं, मैन होते हैं, उनको एज अ सिंबल ऑफ मैरिज कुछ पहनना चाहिए, है ना। और जबकि मतलब विमेन के रहते हैं, जैसे अगर हिंदू सोसाइटी में आप देखो तो मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया, तो इस तरीके के सिंबल्स रहते हैं, है ना। तो इसमें मतलब एक तरीके से कनेक्शन है बिटवीन द डिस्कार्डिंग ऑफ द मंगलसूत्र एंड द हस्बैंड्स डेथ नॉर्मलाइजेज आइडियाज़ अबाउट इक्वालिटी इन फैमिली रिलेशनशिप, है ना। तो इससे मतलब आपको एक इनइक्वालिटी का आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से लेडी का मंगलसूत्र हस्बैंड की डेथ से रिलेटेड है, लेकिन कोई भी मैन जो है वो कोई मैरिज सिंबल कैरी नहीं कर रहा है ना। और वुमन जो है वो मेंटल क्रूअल्टी कॉज कर रही है एक तरीके से मंगलसूत्र को डिस्कार्ड करके। और इसका मतलब कायदे से ये है कि जो अगर अच्छी वाइफ है तो उसको इस तरीके, उसका मतलब जो वुमन है उसका मेन टास्क है अच्छी पत्नी बन के रहना, और ये जो सिंबल्स हैं उनको कैरी करना, और जो कि वो एक घरेलू वुमन है उसकी डोमेस्टिसिटी का को सबूत देना, ठीक है। और जबकि मैन, उनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, और ठीक है, और उनके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि वो भी ऐसा सिंबल कैरी करें वरना उनकी वाइफ को कुछ हो जाएगा या क्या, ठीक है। तो देखो मैंने वही कहा कि अब यहाँ पे कुछ प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं। अब आप में से कुछ लोग इस चीज़ से एग्री नहीं करोगे कि भाई हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है और ये चला आ रहा है इतने टाइम से, तो वही चीज़ है, आपको यही चीज़ बैलेंस करनी है ना। तो अब जो NEP का भी जो सर्वे हुआ है उसने इसी तरीके की चीज़ें कही हैं कि जो विमेन का प्राइमरली जो मेन रोल है वो वाइफ और मदर का है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको टॉलरेट कर लेना चाहिए क्योंकि वो फैमिली की भलाई के लिए अच्छा है। तो ये जो थिंकिंग है ये ऐसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस में से आ रही है, जैसे मतलब टीचर्स हो गए, स्कूल्स हो गए और कोर्ट्स हो गए, जहाँ पे सबसे जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा मानते हैं सोसाइटी के लोग। तो ये चीज़ जो है ये बहुत फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है जहाँ से थिंकिंग फिर ऐसी डेवलप होती है ना। तो कोर्ट्स तो है ऑब्वियसली सुपीरियर पोजीशन एंजॉय करते हैं इन द हायरार्की ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस का रिलेशनशिप है, इन्होंने यहाँ पे इसको एक मेटाफोरिक एक वो चीज़ बताई है कि ये बहुत पिक्यूलियर तरीके का है। जो एटीट्यूड है इसमें इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कोर्ट्स वगैरह हो गए, वो एक रूम के बराबर है। मतलब एक सोशल लाइफ को अगर मान लो कि एक बड़ी हवेली है तो उसमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस का जो एटीट्यूड है वो भर एक रूम के बराबर है, लेकिन फिर भी ये रूम्स जो हैं ये कायदे से पूरे मेंशन की क्या कैसी एटीट्यूड रहेगा उसको डिसाइड कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ इन्होंने कहा गलत है, ठीक है। और अब मतलब एक तरीके से आप जो है वो एटीट्यूड डेवलप कर ले रहे हो जेंडर की तरफ, और वो ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस से ज़्यादा आता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, जैसे कि एक्टिविज़म से या फिर एकेडमिक रिसर्च और राइटिंग से आता है, ठीक है। और ये भी अब हमारे साथ में दिक्कत है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के आइडियाज़ को सबसे मतलब रिलीजियस सैक्रोसेंक्ट मान लिया जाता है कि बस ये जो कह दिया कोर्ट ने कह दिया वही सही है। कई बार ये भी या टीचर्स जो कह रहे हैं उस चीज़ को मान लो कि भाई टीचर कह रही है, स्कूल वाले कह रहे हैं, है ना। और उनकी किसी भी फंक्शनिंग पे आप क्रिटिसिज्म करो तो वो एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट मानी जाती है, ओके। तो मतलब अगर आप सोशल चेंज की बात करो तो कायदे से कुछ इंस्टीट्यूशंस जो बन रहे हैं वो ओल्डर स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मतलब आप सही में अगर चेंज चाहते हो, जहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप केवल चेंज का दिखावा कर रहे हो कि मैन जो है वो मॉडर्न वुमेन से शादी कर सकते हैं जिसको काम भी करना है लेकिन घर भी संभालना है, तो अगर आप सही में चेंज चाहते हो तो हमको इंस्टीट्यूशंस के जेंडर की तरफ देखना पड़ेगा। अभी इन्होंने कहा है कि ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें कायदे से मस्क्यूलिनिटी है ना, कि कायदे से आप अभी भी जो है वो विमेन को इस तरीके से आप पर्टिकुलर रोल्स असाइन कर रहे हो, पर्टिकुलर आप एटीट्यूड से आप उनको देख रहे हो, ठीक है। और फिर वही चीज़ बाकी की सोसाइटी डेवलप कर ले रही है, ओके।
तो अब वही कहा इन्होंने कि ये जो मीडिया कवरेज है ये पूरी तमिलनाडु और कर्नाटका की स्टोरीज़ की, तो उससे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि हालांकि बात यहाँ पे विमेन की हो रही है, लेकिन एक्चुअली में विमेन की बिल्कुल नहीं हो रही है, उनकी ड्यूटीज़ की हो रही है। और कि उनकी ड्यूटीज़ अपनी फैमिली की तरफ, उनके बच्चों की तरफ, हस्बैंड्स की तरफ और सोसाइटी की तरफ क्या है। ओके, तो अब मैं आपको सीधी बात बताऊं, इस आर्टिकल से आपको ज़्यादा वो नहीं, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। आपको बस एक चीज़ समझनी है कि जो सर्वे हुआ या फिर जो अभी इन्होंने बताया कि उसमें मंगलसूत्र का ये सब केस कहा है, ठीक है। तो एक तरीके से वही है कि इंस्टीट्यूशंस डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं। और इंस्टीट्यूशंस अगर ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो फिर वो चीज़ बाकी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी का से होना चाहिए और विमेन के राइट्स भी कुछ हैं, तो दे शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड एंड नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट्स और स्कूल्स या फिर एनी अदर सच इंस्टीट्यूशंस। लेकिन मैंने आपको वही कहा कि ये एक व्यू है, दूसरा व्यू जो है वो ट्रेडिशनल का है। अब देखो, आप पढ़ाई करते हो, आपको पता है कि आपके पास में पता नहीं कितने सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, फिर कोई कहता है कि पुराना पढ़ो जहाँ पे मतलब रियल हिस्ट्री है, आज की एनसीईआरटी की हिस्ट्री बदल चुकी है। ये सब डिबेट्स आपके सामने होती रहती हैं। तो आपको देखो, मतलब अगर आप एक रियल में गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाह रहे हो, एक जेन्युइन सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हो, तो आपको है ना एक अनबायस्ड व्यू रखना पड़ेगा। आपको उसमें प्रोग्रेसिव थॉट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और अपने ट्रेडिशनल थॉट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए गो फॉर कंप्लीट रीडिंग ना, मतलब यही तो करना है, और क्या करना है, सीधे मतलब पढ़ना ही है ना। तो नई चीज़ें भी पढ़ो, प्रोग्रेसिव थॉट्स भी पढ़ो, लेकिन हमारे ट्रेडिशंस क्या कहते हैं। अब कोई ना कोई देखो मायने हैं, यहाँ पे इन्होंने मंगलसूत्र पहनना और ये सब अगर कनेक्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने टाइम से कोई ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो उसको भी हमको मायने देना ज़रूरी है। ओके, तो वो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, इसलिए ये सब चीज़ें इतने टाइम से चली आ रही हैं। तो मतलब आई वुड सजेस्ट गो फॉर बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज प्रोग्रेसिव। हमेशा अपने आंसर को थोड़ा बैलेंस रखना। अब यहाँ पे एक आर्टिस्ट अछूतन कुदलूर की बात की गई है, तो बस ये याद रखना कि ये मतलब केरल के ही आर्टिस्ट थे, तो खासकर मतलब कैनवस पेंटिंग वगैरह करते थे और ज़्यादातर बैंक्स ऑफ भरतपुरा के अलॉन्ग की ही हैं उनकी, तो नाम याद रख लेना, ठीक है। अब ग्रेगोर मेंडल के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, तो उनके 200th बर्थडे पे यहाँ पे मतलब दी गई है, यहाँ पे ट्रिब्यूट दी गई है। हम बहुत बेसिक उनके बारे में देखेंगे, पूरी उनकी हिस्ट्री मतलब लाइफ के बारे में नहीं देखेंगे। तो जुलाई 20 जो था वो उनका 200th बर्थडे था ग्रेगोर जोहान मेंडल का, और उन्होंने मतलब ये इन्फॉर्मेशन प्रपोंड करी थी कि जो ट्रेड्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे में जाते हैं एज पर्टिकुलेट एलिमेंट्स, और जो ट्रेड्स अभी की जनरेशन में हैं वो बहुत पुरानी जनरेशन्स में ट्रेस किए जा सकते हैं। और ये नोशन इसलिए रेवोल्यूशनरी था सॉरी, पहली बात तो याद रखना कि ये साइंटिस्ट वैसे थे नहीं, इनको साइंटिस्ट माना जाता है। ओके, तो ये इसलिए रेवोल्यूशनरी था क्योंकि कोई भी थ्योरी नहीं थी तब तक ऑन मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बिफोर मेंडल, और बाद में एवोल्यूशनरी थ्योरी आई चार्ल्स डार्विन की। तो मेंडल और चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज के बाद ही बायोलॉजी का प्रॉपर फाउंडेशन हुआ। वैसे उनका पहले नाम जॉहन था, उसके बाद में फिर ग्रेगोर हो गया। तो 1857 से 64 में जब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट इसको स्ट्रगल फॉर फ्रीडम बोलो या फिर वाई स्ट्रगल आर्म्स म्यूटिनी सिपाही म्यूटिनी बोलो, तो 1857 से 1864 तक जब हमारा वो सब चल रहा था, उस टाइम पे मेंडल जो हैं वो प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एक मोनेस्ट्री के गार्डन में, और वहाँ पे उन्होंने खासकर मतलब बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस किए। कई सारे मल्टीपल मतलब थाउजेंड्स में 10,000s में उन्होंने इतने जनरेशन्स निकाले पीस यानी मटर के पौधों की, और उसके ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे यानी हर जनरेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक थे उसको प्रॉपर स्टडी किया और फिर उनको रिलेट किया उसके पेरेंट्स से, ठीक है। फिर उनका एक पेपर आया था, इस पेपर का नाम याद रखना, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन,
और वैसे लोगों को ये चीज़ समझ में बहुत देर से आई थी। लेकिन हाँ, ये कि जब साइंटिस्ट को समझ में आई तो उन्होंने फिर बहुत जल्दी ये समझ लिया कि ये जो रिज़ल्ट है ये ह्यूमंस के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो आर्की बेरल्ड गैरोड ने अनाउंस किया था 1902 में कि एक ह्यूमन डिजीज़ होती है अल्कप्टोनूरिया। ठीक है, अल्कप्टोनूरिया, तो ये ह्यूमन डिजीज़ है और इसके कई मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे स्किन का डिस्कलरेशन या डार्क स्वेट आना। तो ये मेंडेलियन लॉस के मुताबिक ही था, तभी पता चला कि ये ह्यूमंस के लिए भी वैलिड है। लेकिन अब है ना, फिर वही रशिया के टाइम, मतलब जब स्टालिन का टाइम था रशिया में, तो उनके इस रैशनल बेसिस को बिल्कुल अंडरमाइन कर दिया गया था। तो एक महान एग्रोनॉमिस्ट थे, ठीक है, कोई ना कोई देखो कॉम्पिटिटर आता ही है, तो वो थे ट्रोफिम लिसेनको। तो उन्होंने स्टालिन को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि जो एनवायरमेंटली मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हेरिटेबल होते हैं वाया ऑल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी हर सेल के द्वारा। तो इसका प्रूफ मिला था मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ सोसाइटल एवोल्यूशन में। तो अब देखो यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन ये पॉलिटिकली इनके लिए बहुत फेवर वाली चीज़ थी। तो इसकी वजह से स्टालिन ने मेंडेलियन जेनेटिक्स को बिल्कुल बैन कर दिया था, और बाकी जितनी भी कंट्रीज जो रशिया के इन्फ्लुएंस में थी। तो हालांकि उन्होंने मतलब एविडेंस के साथ अपना मॉडल प्रेजेंट किया था, लेकिन फिर भी उनके कंट्रीब्यूशन को अनअप्रिशिएटेड रखा गया था और बैरिड था 35 साल तक। तो ये ऐसा क्यों था, और ये अभी भी मतलब कई सारे इस तरीके के जो अचानक से बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि यार ये क्या कह रहा है, पागल टाइप, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ भी, इसके बारे में है ना कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और जो अभी भी साइंस में मतलब आप मान सकते हो कि लैकुनास रहते ही हैं। तो पहली बात तो उनकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर थी, और जो प्री मैच्योर डिस्कवरीज करते हैं तो उनको फिर वही है रिडिक्यूल किया जाता है ना। तो कोपरनिकस वगैरह के साथ में भी क्या हुआ था आपको पता है? नहीं पता है तो पढ़ लेना, बता देना, ठीक है। तो मेंडल बस ये था कि 35 साल उसको इग्नोर किया गया था, रिडिक्यूलिंग नहीं की गई थी। दूसरा, वो एक मॉन्क थे, वो फॉर्मली किसी साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट में बिलोंग नहीं करते थे। तो साइंटिस्ट की ये हैबिट होती है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बाहर के लोगों की डिस्कवरी को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तीसरा, जो साइंटिफिक मेथड मेंडल ने उस टाइम पे यूज़ किया था वो बहुत रेवोल्यूशनरी था। वो पहले बॉटनिस्ट थे जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब जिन्होंने मैथमेटिक्स को यूज़ कर लिया था बायोलॉजी में, जबकि बॉटनिस्ट का काम क्या होता है, केवल ऑब्जर्वेशन करना, है ना। और जो नेचुरलिस्ट भी होते हैं जैसे चार्ल्स डार्विन था, तो उनके भी कोई कैलकुलेशन नहीं देखे जाते थे, उनके ऑब्जर्वेशंस देखे जाते थे। तो इसीलिए मेंडल जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, और लेकिन वही था कि बाकी जो साइंटिस्ट थे वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। और चौथी दिक्कत उनके साथ क्या थी कि वो काफ़ी ज़्यादा शाय थे और बहुत ज़्यादा अपना प्रचार नहीं किया, उन्होंने अपनी डिस्कवरी को प्रमोट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ एक पैरा लिखा हुआ है, चाहो तो ये लाइंस नोट डाउन कर सकते हो, किसी भी मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ आएगी। डिजास्टर इज बाउंड टू स्ट्राइक व्हेन अ सोसाइटी अबैंडन्स रिलायंस ऑन साइंटिफिक एविडेंस, यानी डिज़ास्टर होना ही है जब भी कोई सोसाइटी साइंटिफिक एविडेंस पे विश्वास नहीं करेगी, और आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल बिलीफ जो हैं वो अगर सेंटर स्टेज ले लेंगे, ओके। और इसलिए लेट अस लाउडली सपोर्ट एविडेंस बेस्ड साइंस, इसलिए एविडेंस बेस्ड साइंस को हम सपोर्ट करें, एंड क्राई होर्स अगेंस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड साइंस, और दैट वुड बी द फिटिंग ट्रिब्यूट। तो इन्होंने इस तरीके से कहा है कि अगर एविडेंस बेस्ड को वो करो, सपोर्ट करो, तो उसी से एक ट्रिब्यूट मिलेगी मेंडल को ऑन हिज 200th बर्थडे, ठीक है। रॉकेटरी है, आप लोग ने अगर देखिए तो आपको थोड़ा कुछ यहाँ से लिंक मिला होगा, और जिसने नहीं देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच, इट्स एन अमेजिंग मूवी, यू कैन डेफिनेटली वॉच इट, रॉकेटरी, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, एंड यू कैन कमेंट योर फीडबैक ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।